हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्कार्सिटी के बारे में और मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी इकॉनमी में जो उसे फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसकी मीनिंग के बारे में और फर्दर टॉपिक्स के बारे में। तो अब इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। क्या लिखा है? सोशल साइंस है ये, जो क्या स्टडी करता है? सोसाइटी को। ये एक ऐसा सोशल, नॉर्मली भी अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो वो सोसाइटी को स्टडी करते हैं। एंड चूजेस टू यूज़ लिमिटेड, ऐसे जैसे कि हमने पिछले बारे में बात की थी कि जो हम रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उनको सही ढंग से इस्तेमाल करना है। हमें एक ऑल्टरनेटिव यूज़ में लेके आना है, या फिर उससे कोई गुड या सर्विस बनाना है, या फिर उन्हें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो हर एक पर्सन के पास पहुंच सके। अब इसे साइंस क्यों कहा गया है? साइंस का मतलब है कि एक ऐसी बॉडी, एक नॉलेज की ऐसी बॉडी जो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है। इकोनॉमिक्स इसी तरीके की एक साइंस है, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम पढ़ते हैं। जैसे बेसिक से हम एकदम से जैसे हम अभी 11th क्लास के चैप्टर के हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बिना इसे पढ़े हम सीधा 12th के चैप्टर पे पहुंच जाए, तो हमें कुछ क्लैरिटी नहीं होगी। तो एक सिस्टमेटिकली हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, इसीलिए ये एक साइंस है। और हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग के बारे में। पर ये एग्जैक्टली साइंस जैसी नहीं है, जैसे कि हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को, तो उसकी तरह नहीं है। हम इसमें स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इसीलिए इसे साइंस नहीं, इसे सोशल साइंस कहा गया है। अब इकोनॉमिक्स है किस चीज़ के बारे में? जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में है कि हम कैसे स्कार रिसोर्सेज को चूज़ करते हैं ताकि हम अपनी वांट्स को फुलफ़िल कर सके, जो अनलिमिटेड है। ये क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर को और एक रिलेशनशिप, मतलब मीन्स, यहाँ पर जो सोर्सेज है वो मीन्स है, और एंड्स ह्यूमन वांट, क्योंकि कहाँ से हमारी सेटिस्फेक्शन फुलफ़िल होगी? रिसोर्सेज से। और एंड कहाँ होएगा? जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या है? कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करें एक बेस्ट पॉसिबल तरीके से। मान लो कि हमारे पास 100 रुपये ही थे, महीने की एक पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपये की, तो हाँ, तुम क्या करोगे कि उसको बेस्ट पॉसिबल यूज़ में लेके आओगे कि तुम सेटिस्फाई हो जाओ उस 100 रुपये में। कैसे तुम खरीदोगे चीज़ों को? हर दिन एक एक पैकेट ख़रीद लेना 5-5 रुपये का, या फिर टॉफ़ी ख़रीदना है, ये तुम डिसाइड करोगे तुम्हें किस तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपये ही है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स। अब आता है, दो तरीके के इकोनॉमिक्स होते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव जिसे हम साइंस कहते हैं, जो क्या स्टडी करता है? फैक्ट्स। किस चीज़ से डील करता है? जैसी वो है, थिंग्स एज दे आर, जैसी वो है उसी से डील करता है। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या डील करता है? विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है और उसे कैसे सॉल्व करा जाए, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और कैसे उसे सॉल्व किया जाए, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जैसे कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, या फिर प्राइस जो है बढ़े जा रहे प्रॉब्लम है, और इसको सॉल्व कैसे करना है, ये इन सब चीज़ों पे बात करता है। जैसे पॉजिटिव इसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी। ये सब सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। ये कोई जजमेंट वैल्यू नहीं देते, मतलब जज नहीं करते वो। मतलब एक तरह से मान लो कि जो अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो आ गया हमारा व्हाट इज़ में, व्हाट वाज
जो पिछले साल पॉपुलेशन थी, व्हाट विल बी एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की, हमने एस्टिमेट किया कि इतनी परसेंटेज बढ़ सकती है, इतनी कम हो सकती है, तो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन इतनी होगी। तो ये हम एक जजमेंट नहीं कर रहे, हम फैक्ट्स दे रहे हैं। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक न्यूट्रल होता है, दोनों तरीक़ों से न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये जजमेंट नहीं दे रहा। जैसे कि यहाँ थोड़ा, जैसे कि हमने ऊपर बोला, सेम उसी तरीके से लिखा है कि ये अवॉइड करता है किसी भी इकोनॉमिक जजमेंट को। इन्होंने क्या एग्जांपल लिया, अ पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी माइट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ सिगरेट्स इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, मतलब सिगरेट्स वगैरह पीना हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पर ये कोई ऐसी ये ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड करता, एनी इंस्ट्रक्शन या ऐसी जजमेंट ऑन व्हाट पॉलिसी आउट, मतलब कि क्या होगा, क्या करना चाहिए हम सिगरेट्स वगैरह ताकि इकॉनमी में ना यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हम ये बोलते हैं कि हाँ हार्मफुल है, पर उससे अवॉइड करने के लिए कुछ नहीं करते, कोई जजमेंट नहीं होती उसको लेके। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स सिर्फ एक मॉरल या एथिकल क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होती, और इकोनॉमिस्ट को एनालाइज करना चाहिए जो भी चीज़ें हैं, एंड हैज़ नो राइट, कि हम जो चीज़ है उसी को देखना चाहिए, हमें कोई जज नहीं कर सकते उस चीज़ को लेकर, उसी चीज़ को एनालाइज करना होगा। मान लो कि अभी तुम्हें बोल दिया गया है कि पॉपुलेशन का एनालिसिस करो कि हमारी कम हुई है, बढ़ी है, ये सब बताओ। हम ये जज नहीं करेंगे हाँ बैठ के कि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है, हमें ये नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई जजमेंट नहीं करेंगे। इकोनॉमिस्ट क्या है, सिर्फ एनालाइज करेगा उस चीज़ को, ट्रेंड क्या जा रहा है, बढ़ रही है, कम हो रही है, और रीज़न की क्यों, बस। ऐसे कोई जजमेंट नहीं देंगे हम उस चीज़ को लेके। अब जो अगर हम हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है एज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, ये नहीं कि ये सच बताता है, कि बिल्कुल सच करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है, ऐसा नहीं है। दे मे बी ट्रू और फॉल्स, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, इफ़ पारस सेज दैट इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेट, पारस कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और सक्षम कहता है कि नहीं, चाइना की सबसे ज़्यादा है। अब दोनों पॉजिटिव है स्टेटमेंट्स, पर पारस गलत है और सक्षम सही है। इवन दो आज के टाइम में तो अगर हम इस स्टेटमेंट को कंसीडर करें तो पारस सही है और सक्षम गलत है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो गई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ट्रुथ ज़रूरी नहीं है, उसका सही होना ज़रूरी नहीं है, वो फॉल्स भी हो सकती है। और ये कब हम कैसे पता लगाएंगे, कंपेयर करके। अब जैसे अगर हमारे पास डेटा ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, बस हम यही बात करते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और हम काउंट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई काउंटिंग है नहीं मिलियंस वगैरह में हमारे पास, सिर्फ हम ऐसे एस्टिमेट ही लगा रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा उसकी ये कम है, क्योंकि वहाँ लाइक क्राउड वगैरह को देख के हम बता रहे हैं। तो उससे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, और उससे हमें पता ही नहीं चल सकता। और कंपेयर किस बेसिस पे करेंगे, डेटा के बेसिस पे। हम डेटा के बेसिस पे ही कंपेयर कर सकते हैं, तभी हम काउंटिंग करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है। फिर आता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताते हैं, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करती है कि क्या होना चाहिए, एंड हाउ दे, और कैसे उसे सॉल्व करना है। जैसे कि इंडिया शुड नॉट, इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, प्राइस जो है नहीं बढ़ने चाहिए, ये नॉर्मेटिव है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करती है कि क्या डिज़ायरेबल है, क्या सही है, और क्या करना चाहिए, और क्या अनडिज़ायरेबल है और क्या नहीं करना चाहिए। ये जजमेंट के बेसिस पे होता है।
ऊपर पॉजिटिव में हमने पढ़ा कि ये नॉन जजमेंटल होता है, इसमें हम कोई जजमेंट नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर हम जज करते हैं। तो हमारे दो तरीके की इकोनॉमिक्स है, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इज अ पॉजिटिव और अ नॉर्मेटिव। अब पॉजिटिव ने हमने क्या क्या पढ़ा, क्या है, क्या था और क्या होगा, और नॉर्मेटिव में होगा हमारा व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था। ठीक है, ये मतलब कि हम जजमेंटल बेसिस पे कर रहे हैं। डिफरेंस में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील, अब इसका मतलब ये पूरा डिफरेंशिएट दिया हुआ है, ये डिफरेंशिएट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस में। कई बार जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टार्टिंग का पीरियोडिक टेस्ट का एग्ज़ाम होता है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके बीच में डिफरेंशिएट बताओ। हार्डली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स मैक्सिमम होता है, ज़्यादातर स्कूल्स में पूछा जाता है इस चीज़ के बारे में। तो इसमें जैसे मीनिंग बताया है, डील्स विद व्हाट इट, क्या है ये, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड एक्चुअली बी सॉल्व्ड, और इसमें हम परसेप्शन बता रहे हैं क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, चाहिए वाली शब्द होनी चाहिए। और वेरिफिकेशन कैसे होती है, एक्चुअल डेटा से, पर इसको हम एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हाइपोथेटिकल है कि क्या होना चाहिए, हम वेरीफाई नहीं कर सकते। और इसका पर्पस क्या होता है पॉजिटिव का, रियल डिस्क्रिप्शन दे, रियलिटी क्या है। और ये आइडल है, मतलब कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे कि ऐसा होना चाहिए था। सजेस्टिव क्या होता है, मतलब सजेस्ट क्या करता है, इट इज़ बेस्ड अपॉन, ये फैक्ट्स के बेसिस पे है, तो ये सजेस्टिव नहीं है। और ये इंडिविजुअल किसी ओपिनियन के बेसिस पे है तो ये सजेस्टिव होता है नेचर, मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वैल्यू जजमेंट्स, ये कोई वैल्यू नहीं करता क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई जजमेंट है ही नहीं, और इसमें तो जजमेंट है, नॉर्मेटिव में जजमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो प्राइसेस जो है इंडियन इकॉनमी में वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया में जो प्राइसेस है उसे कंट्रोल करना चाहिए। और सेकेंड एग्जांपल क्या लिए, देयर आर इनइक्वालिटी, की इनइक्वालिटी है इनकम में, सॉरी इकॉनमी में, और इसमें इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। तो ये था हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर अब इकोनॉमिक्स जो है वो दो तरीके के होते हैं हमारे, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बिग मतलब इसमें क्या होता है, प्राइस थ्योरी, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। और मैक्रो में हम वाइडर पर्सपेक्टिव में बड़े लेवल पे बात करेंगे, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थ्योरी, दो कंसेप्ट होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने क्या बताया है, एडम स्मिथ जो है वो फाउंडर है, एडम स्मिथ क्या है, फाउंडर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। एमसीक्यू में अगर पूछ लिया जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है तो एडम स्मिथ है। अब जो माइक्रो है, माइक्रो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से माइक्रो, जिसका मतलब है स्मॉल। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एनालाइज करता है बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्शंस जो एक इंडिविजुअल कर रही है, एक छोटी सी यूनिट, 2-3 लोग मिलके। जनरली एक इंडिविजुअल के बारे में ही हम स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर कस्टमर या फर्म हो सकती है, और कोई छोटा सा ग्रुप हो सकता है, तो वो एक इंडिविजुअल अलग अलग हम एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज मैंशनड ऑल्सो इट सप्लाइज अ फाउंडेशन ऑफ मोस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। फाउंडेशन मेन है ये, इसके बिना हम सही तरीके से एक प्रॉपर सही पैटर्न में हम स्टडी नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी।
विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये इकोनॉमिक थ्योरी का ही पार्ट है जो इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करे, जैसे कि किसी इंडिविजुअल की इनकम हो सकता है, कोई इंडिविजुअल आउटपुट हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकती है, और इसका मेन टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, जिसके बारे में हम बहुत पढ़ेंगे। ये तो दो टर्म्स है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई। अब जब तक हमें डिमांड और सप्लाई नहीं पता होगा हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आगे फर्दर कंसेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है लार्ज, बड़े एग्रीगेट में चीज़ों को। इसमें पूरी इकॉनमी आ जाती है, जैसे कि इन्फ्लेशन देखना, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, ये सब पूरी इकॉनमी में देख रहे हैं। ये बिहेवियर को स्टडी करते हैं इन एग्रीगेट, इकॉनमी एज अ होल, इकॉनमी एज अ होल, पूरी इकॉनमी को हम देखते हैं। तो जैसे इसमें इकॉनमी, पूरी इकॉनमी की बात करें तो नेशनल इनकम की बात करते हैं हम, एग्रीगेट की टोटल कितनी चीज़ें बन रही है, कितना कंज्यूम कर रहे हैं सब मिलकर। और इसमें टूल्स के ऊपर हमने डिमांड सप्लाई पढ़ी, इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। इसमें क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब जब तक हमें डिमांड और सप्लाई नहीं पता होगी तो हम उसके एग्रीगेट के बारे में कैसे पढ़ लेंगे। तो इसलिए पहले बेसिक्स जानना ज़रूरी है, फिर हम धीरे धीरे करके एडवांस पे जाएंगे। अब बात आती है इनके डिफरेंशिएट के बारे में, माइक्रो और मैक्रो। अब इसमें जैसे एक बहुत याद करने का बहुत अच्छा तरीका लिखा है, जैसे माइक्रो में आई आता है तो आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, एंड मैक्रो में ए आता है तो ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स, यानी कि एज अ होल। अब डिफरेंशिएट के बारे में सेम, डिफरेंशिएट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं कराते कि अगर हमें सिर्फ डिफरेंशिएट पूछ लिया जाए उन दोनों के बीच में, माइक्रो और मैक्रो, तभी हम कुछ लिख पाएंगे, नहीं। आगे हमें इंडिविजुअली भी उन दोनों के बारे में पूछ लिया जाए तब भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कंसेप्ट वही है, पॉइंटर्स भी वही है, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं। तो हमारे लिए दो क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाती है, पहला डिफरेंशिएट और दूसरा इंडिविजुअल क्वेश्चंस। तो अगर हम इसके डिफरेंशिएट के बारे में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकॉनमी थ्योरी का पार्ट है जो हमने पढ़ा, और यहाँ पर इंडिविजुअल के बारे में बात होती है। मैक्रो में बात करें तो ये भी इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है, इसमें एग्रीगेट की बात होती है। इसके टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इसके होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें, और इसका एम होता है कि हम ओवरऑल चीज़ें जो पूरी इकॉनमी में हो रही है उन चीज़ों को डिटरमाइन करें। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो सकता है, इनकम हो सकती है। अब एग्रीगेशन की डिग्री क्या होती है, इसमें लिमिटेड होती है, क्योंकि मार्केट डिवाइड हो रखी है इंडिविजुअल डिमांड्स में और बायर्स में। इंडिविजुअली हम इसमें समझ रहे हैं चीज़ों को, तो इंडिविजुअली डिवाइड कर रखा है हमने इकॉनमी को, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है, क्योंकि हम इसमें तो पढ़ ही एग्रीगेट के बारे में रही है, पूरी इकॉनमी को एक साथ लेकर चल रहे हैं। अब इसमें बेसिक अजम्पशन क्या होती है, ये एज्यूम करता है कि जो भी मैक्रो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है। क्या एज्यूम कर रहा है, जो मैक्रो वेरिएबल्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नेशनल इनकम, कंजम्पशन, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एजम्पशन क्या है। एजम्पशन फॉर माइक्रो क्या है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स है उस टाइम पे कांस्टेंट है, और मैक्रो में क्या एजम्पशन होती है कि जो भी माइक्रो वेरिएबल्स है, जैसे कि डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड, फर्म, प्राइस, ये सब कांस्टेंट है। मतलब उल्टा केस चलेगा, अगर मैक्रो की एजम्पशन पूछ ली जाए तो मैक्रो जो है कांस्टेंट है, और मैक्रो की अगर एजम्पशन पूछ ली जाए तो माइक्रो कांस्टेंट है। अदर नेम ऑल्सो पूछा जाता है कि प्राइस थ्योरी का अदर नेम क्या है। प्राइस थ्योरी का अदर नेम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का अदर नेम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
एग्ज़ाम्पल में बात करें तो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और इसमें नेशनल, क्योंकि इधर हम इंडिविजुअल की बात करें इसलिए हम मेंशन करेंगे इंडिविजुअल, और इसमें हम एग्रीगेट ले रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट और इस सब चीज़ों के बारे में। अब तक हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, और उसके 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। और फिर हमने पढ़ा कि हम इकोनॉमिक्स को और डिवाइड कर सकते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। अब तक अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।